नमस्कार। इस नए और ख़ास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी हम और आप ऑटो सेक्टर के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? चमचमाती हुई नई गाड़ियाँ, स्लीक डिज़ाइन्स और उनकी शानदार स्पीड, राइट? लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के नज़रिए से देखें, तो असली कहानी इन खूबसूरत गाड़ियों के बॉनेट के काफ़ी नीचे छिपी होती है। ऑटो स्टॉक्स को सही मायने में समझने के लिए हमें इस शोरूम वाली चमक-दमक से थोड़ा परे हटना होगा। हमें समझना होगा इस पूरे सेक्टर के फंडामेंटल मैकेनिज्म को। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पे नजर डाल लेते हैं। हमारे पास 5 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, द ऑटो इकोसिस्टम ब्रेकडाउन। दूसरा, द ग्रेट डेटा डिस्कनेक्ट। तीसरा, रूरल इकोनॉमिक्स एंड टू व्हीलर्स। चौथा, मार्जिन प्रेशर्स एंड डिसरप्शन। और पांचवा, द ऑटो इन्वेस्टर चेकलिस्ट। बड़े एनालिस्ट इसी 5 स्टेप वाले स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके इस 20 लाख करोड़ रुपए की विशाल इंडस्ट्री का वैल्यूएशन करते हैं। तो आइए इसे डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दी ऑटो इकोसिस्टम ब्रेकडाउन। बाहर से देखने पर यह इंडस्ट्री बहुत सिंपल लगती है ना? कि भाई एक कंपनी ने गाड़ी बनाई और ग्राहक ने खरीद ली। लेकिन एक्चुअल में ये 3 लेयर्स में बटा हुआ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ हमें 2 मेन प्लेयर्स के बीच का अंतर समझना होगा। एक है OMEs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और दूसरे हैं ऑटो एंसिलरीज। OMEs जैसे कि आपकी मारुति या महिंद्रा, ये सीधे कंज्यूमर डिमांड और अपनी ब्रांड वैल्यू पर चलते हैं। इनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ है एंसिलरीज, यानी वो कंपनियां जो इन गाड़ियों के पार्ट्स बनाती हैं। ये पूरी तरह से B2B मॉडल पर काम करती हैं। और यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इनकी सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल कमाई नई गाड़ियों से नहीं बल्कि रिप्लेसमेंट मार्केट से होती है। यानी जब गाड़ी का कोई पार्ट खराब होता है और आप सर्विस सेंटर जाते हैं, तो वहाँ इन एंसिलरी कंपनियों को तगड़ा मार्जिन मिलता है। और हाँ, कमर्शियल व्हीकल्स यानी ट्रकों और बसों को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये सिर्फ बड़ी और भारी गाड़ियां नहीं हैं, ये लिटरली हमारी अर्थव्यवस्था का घूमता हुआ पहिया हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब भी देश में नए एक्सप्रेसवे बनते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी पकड़ते हैं, तो इन ट्रकों की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। हाईवे पर दौड़ते ये कमर्शियल व्हीकल्स हमारी इकोनॉमी की रफ्तार का सबसे सटीक बैरोमीटर हैं। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द ग्रेट डेटा डिस्कनेक्ट। मेरे हिसाब से ऑटो इन्वेस्टिंग का ये सबसे क्रिटिकल लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड मेट्रिक है। जरा सोचिए, एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। कोई बिकी हुई गाड़ी वास्तव में कब बेची गई नहीं मानी जाती? सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन यही वो डिमांड का खतरनाक भ्रम है जिसमें नए इन्वेस्टर्स अक्सर फंस जाते हैं। वो बस कंपनियों के मोटे-मोटे सेल्स नंबर देखते हैं और पैसा लगा देते हैं, ये जाने बिना कि वो नंबर पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें 2 तरह के डेटा का फर्क समझना होगा। पहला है CIAM का डेटा, जो हमें फैक्ट्री डिस्पैच के बारे में बताता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि गाड़ियां फैक्ट्री से निकलकर डीलर के शोरूम तक पहुंच गई हैं, बस। लेकिन दूसरी तरफ है फाडा का डेटा, जो हमें रिटेल सेल्स बताता है। फाडा का डेटा ये कंफर्म करता है कि एक असली ग्राहक ने पैसे देकर वो गाड़ी खरीदी है और उसकी RC जारी हुई है। पॉइंट ये है कि फैक्ट्री से डीलर तक गाड़ी का पहुंचना असली बिक्री नहीं है। असली बिक्री तो तब है ना, जब वो गाड़ी शोरूम से निकलकर किसी ग्राहक के घर पहुंचे। अब जरा इस नंबर को देखिए, 75,000 करोड़ रुपए। साल 2023 में हमने देखा कि डीलर्स के पास अनबिकी गाड़ियों का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो गया था, जिसकी वैल्यू लगभग इतनी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फैक्ट्री से सप्लाई तो धड़ाधड़ आ रही थी, लेकिन जमीन पर असली ग्राहक उन्हें खरीद नहीं रहे थे। नतीजा, डीलर्स का पैसा बुरी तरह फंस गया और पूरा का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए एज एन एनालिस्ट, इन्वेंट्री की हेल्थ को ट्रैक करना सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। ये बेंचमार्क्स आप बिल्कुल याद कर लीजिए। 2 व्हीलर्स के लिए 10 से 15 दिन की इन्वेंट्री एकदम हेल्दी है। पैसेंजर व्हीकल्स यानी कारों के लिए यही नंबर 30 से 45 दिन का होता है। लेकिन अगर ये इन्वेंट्री 55 या 60 दिन के पार चली जाए, तो समझ लीजिए ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। इसका साफ मतलब है कि बाजार में डिमांड ठंडी पड़ चुकी है और बहुत जल्द इसका असर कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रूरल इकोनॉमिक्स एंड टू व्हीलर्स। मार्केट के इस हाई वॉल्यूम सेगमेंट को समझने के लिए आपको अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। देखिए, सबसे क्रूशल बात यह है कि एंट्री लेवल 2 व्हीलर्स पूरी तरह से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं।
अगर मानसून खराब होता है तो किसानों की इनकम गिरती है और नतीजा, इन बाइक्स की सेल तुरंत क्रैश हो जाती है। इसके अलावा इस सेगमेंट का कस्टमर बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। अगर स्टील या एल्यूमिनियम महंगा हो जाए तो कंपनियां आसानी से ग्राहकों पर दाम नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि इस एंट्री लेवल मार्केट में उनके पास प्राइसिंग पावर ना के बराबर होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, मार्जिन प्रेशर्स एंड डिसरप्शन। यहाँ हम उन मैक्रो खतरों और टेक्नोलॉजिकल बदलावों को देखेंगे जो रातों रात इस सेक्टर की प्रॉफिट मार्जिन को निचोड़ सकते हैं। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए कि कैसे ग्लोबल कमोडिटी कॉस्ट सीधा मुनाफे पर वार करती है। स्टेप 1, ग्लोबल मार्केट में अचानक स्टील और एल्यूमिनियम महंगे हो जाते हैं। स्टेप 2, अपना मार्जिन बचाने के लिए ऑटो कंपनियां मजबूर होकर गाड़ियों की कीमतें बढ़ा देती हैं। स्टेप 3, जैसे ही गाड़ी महंगी होती है, कंज्यूमर डिमांड धड़ाम से नीचे गिरती है। और फाइनली स्टेप 4, शोरूम में खड़ी इन्वेंट्री को खाली करने के लिए डीलर्स को अपनी जेब से भारी डिस्काउंट देने पड़ते हैं और उनका प्रॉफिट गायब। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा है, ईवी डिसरप्शन। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। जहां एक पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी में सैकड़ों मूविंग पार्ट्स होते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही कम पार्ट्स की जरूरत होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी पुरानी ऑटो या इंश्योरेंस कंपनियां इस ईवी ट्रांजिशन में सुस्त पड़ रही हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म में अपने अस्तित्व को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अब हम आते हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, सेक्शन 5, द ऑटो इन्वेस्टर चेकलिस्ट। यही वो फ्रेमवर्क है जिससे प्रोफेशनल्स हर महीने इस सेक्टर को मॉनिटर करते हैं। इसे अपनी प्रोफेशनल टूलकिट मान लीजिए। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में गोता लगाने से पहले आपको ये डेटा पॉइंट्स ट्रैक करने ही चाहिए। वॉल्यूम ट्रेंड्स के लिए हमेशा फाडा की डिमांड को सियाम की सप्लाई से कंपेयर करें। इन्वेंट्री डेज पर पैनी नजर रखें। कारों के लिए 30 से 45 दिन का मैक्सिमम टारगेट। कमोडिटी कॉस्ट के लिए ग्लोबल स्टील और एल्यूमिनियम ट्रैक करें। रूरल डिमांड का हाल जानने के लिए मॉनसून पर नजर रखें। और सबसे जरूरी, कंपनी के ईवी पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करें। सिर्फ खूबसूरत मॉडल देखने से कुछ नहीं होगा। यही हार्ड डेटा आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएगा। आज की इस पूरी चर्चा का सार हम इस एक बेहतरीन कोट में समेट सकते हैं। ऑटो सेक्टर सिर्फ कारों के बारे में नहीं है, ये साइकिल्स, कंजम्पशन और कैपिटल एलोकेशन के बारे में है। कोई भी कंपनी अपने पैसे को फ्यूचर के लिए कैसे निवेश कर रही है, क्या वो नए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रही है या इनोवेशन में पीछे छूट रही है, अल्टीमेटली यही चीज़ उनके लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को तय करेगी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जैसे जैसे ये पूरी इंडस्ट्री पहियों पर चलने वाली बैटरी में तब्दील हो रही है, क्या हमारी पुरानी और पारंपरिक ऑटो कंपनियां इस ईवी डिसरप्शन में अपनी जगह बचा पाएंगी, या फिर ये पूरा इकोसिस्टम नए खिलाड़ियों के एक कंप्लीट टेकओवर के लिए तैयार है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही डेटा को गहराई से समझते रहिए और स्मार्ट निवेश करते रहिए।